मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट करियर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। हम वन शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जब हम स्टार्ट करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जब हम बात करेंगे, तो थर्मोडायनेमिक्स में जो सबसे पहली चीज हमारे पास आती है वो यही आती है कि व्हाट डू वी मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स, की थर्मोडायनेमिक्स होती क्या चीज है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली डिफाइंड एज अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स दो चीजों का मिलकर बनता है। एक बनता है हमारे पास सिस्टम, एक होता है सिस्टम एंड दूसरा होता है सराउंडिंग। ये दो चीजें होती हैं, सिस्टम और सराउंडिंग। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो वो थर्मोडायनेमिक को रिलेट करेगा, ठीक है। कैसे करेगा उसके बारे में समझते हैं। उसके बारे में कैसे समझते हैं, देखो सिस्टम क्या चीज है, व्हाट डू वी मीन बाय सिस्टम। सिस्टम क्या चीज है, तो सिस्टम इज द स्पेस which is selected to do some experiment, ठीक है, या फिर the space which is under observation, that is called system, ठीक। और सराउंडिंग क्या है, the space other than system is known as its surrounding। देखो हमारा पूरा जो यूनिवर्स है दो चीजों से मिलकर बना है। अगर आप केमिस्ट्री के टर्म में देखते हो तो यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना है, एक है हमारा सिस्टम और दूसरा है हमारा सराउंडिंग। ये दो चीजों को मिलकर बना हमारा पूरा यूनिवर्स, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम क्या है, सिस्टम इज द स्पेस which is under observation या which is selected to do some experiment, that is called system. And what is surrounding, the space other than system is known as its surrounding। सॉरी, तो ये दो चीजें होती हैं, सिस्टम और सराउंडिंग, और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है हमारा यूनिवर्स। एंड द लाइन which separates system and surrounding is known as its boundary, ठीक है। बाउंड्री मतलब वो नहीं कि क्रिकेट में जो चौके मारे हम लोग, वो नहीं। बाउंड्री मींस जो एक ऐसा लाइन जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, दैट इज नोन एज इट्स बाउंड्री। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखते हो तो सपोज करो आप किसी लेबोरेटरी में कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, आप किसी लेबोरेटरी में कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो और प्रैक्टिकल टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है। तो जो टेस्ट ट्यूब है विच इज सिलेक्टेड टू डू सम एक्सपेरिमेंट, दैट इज सिस्टम। उस टेस्ट ट्यूब को छोड़ के बाकी सारा हिस्सा क्या है, उसकी सराउंडिंग। और जो कांच का ग्लास जो होगा वो ग्लास क्या होगी, उसकी बाउंड्री। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो ये है हमारा यूनिवर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। आज जल्दी आना यार, भाग क्या रहा है, अब क्या स्पेस करके भागेगा, कितनी लेट आ रहा है, ठीक है। आप देखेंगे ये रहा आपका सिस्टम। सिस्टम क्या चीज है, द स्पेस विच इज सिलेक्टेड टू डू सम एक्सपेरिमेंट। Surrounding, the space other than universe is no other space of the universe other than system is known as its surrounding. Boundary, the line which separates system and surrounding is known as its boundary, ठीक है। अब देखो सिस्टम के ना टाइप होते हैं, सिस्टम अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे ओपन सिस्टम, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन सिस्टम की। ओपन सिस्टम क्या चीज है, व्हाट डू वी मीन बाय ओपन सिस्टम। तो द सिस्टम व्हिच कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज इट्स मास विद इट्स सराउंडिंग, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम जो एनर्जी और मास दोनों सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करता है, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। फॉर एग्जांपल, आप बिल्कुल उबलता हुआ पानी एक कटोरे में लेके आते हो, ठीक है, कंटेनर में लेके आए, आपने खुले में लाके छोड़ दिया, तो पहले क्या होगा, वो ठंडा होगा। दैट मीन्स इट इज एक्सचेंजिंग इट्स एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे एवोपरेट भी होना चालू हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो एक्सचेंजिंग इट्स मास विद इट्स सराउंडिंग। तो पहले उसने एनर्जी एक्सचेंज करी, फिर उसने मास एक्सचेंज किया। तो ऐसे सिस्टम जो एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज करते हैं सराउंडिंग के साथ, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। क्लियर है सभी को, ठीक। और ये पेपर में आते हैं, ये मत सोचो कि तो बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, किसी के पेपर में, अनन्या के भी पेपर में आता, शायद इसके पेपर में डेफिनेशन आई थी। तो ये डेफिनेशंस आती है पेपर में, ठीक है। ये मैं सोचा थोड़ी बड़ी इजी है, कैसे आ सकती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जांपल आया था इनका देने के लिए, ठीक है। अब दूसरा आता है क्लोज सिस्टम। व्हाट डू वी मीन बाय क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम्स आर दो सिस्टम्स व्हिच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मास विद इट्स सराउंडिंग। जो एनर्जी तो एक्सचेंज करते हैं लेकिन मास एक्सचेंज नहीं करते। फॉर एग्जांपल, जैसे आप बिल्कुल चिल्ड कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, बिल्कुल चिल्ड फ्रिज से, ठीक है, आप लाके उसको यहां खुले में छोड़ो, यहां छोड़ दो, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल दैट मींस कि इट इज एक्सचेंजिंग इट्स एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग। एनर्जी तो एक्सचेंज कर ली, लेकिन क्या कोल्ड ड्रिंक कम हो जाएगी, नहीं होगी। दैट मींस इट इज नॉट एक्सचेंजिंग इट्स मास विद इट्स सराउंडिंग, ठीक। तो उसने एनर्जी तो एक्सचेंज करी लेकिन मास एक्सचेंज नहीं किया। ऐसे सिस्टम क्या कहलाते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। क्लियर है सभी को, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला आता है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या चीज है, आइसोलेटेड सिस्टम्स आर दो सिस्टम व्हिच कैन नाइदर एक्सचेंज
मास नॉर एनर्जी विद इट सराउंडिंग, जो मास और एनर्जी दोनों ही अपनी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं करते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कौन देगा? चलो मैं ही दे देता हूं। हाँ, जैसे आप चाइनीज पे जाते हो, वो आपको फॉल, एल्यूमिनियम फॉल में चीजें लपेट के दे देता है, ठीक है। ये उतने हद तक आइसोलेटेड नहीं होते, लेकिन काफी हद तक ये आइसोलेटेड होते हैं, यानी ये गर्म रखते हैं चीजों को, है ना। घर तक आने तक तो एटलीस्ट गर्म रहता ही है, ठीक। तो ऐसे सिस्टम, और थर्मस फ्लास्क हो गए, जो हमारे पास बोटल्स आते हैं, मिल्टन की बोतल आ गई, पानी की बोतल आती है, गर्म है तो गर्म ही रहेगा, है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम, जो ना ही एनर्जी एक्सचेंज करते, ना ही मास एक्सचेंज करते अपने सराउंडिंग के साथ। दीज आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, देखो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कौन से होते हैं? ऐसे सिस्टम जो लार्ज क्वांटिटी में नंबर ऑफ पार्टिकल या केमिकल स्पीसीज को कंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। और उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो प्रॉपर्टीज आती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो हमने कितने टाइप के सिस्टम पढ़े? 4 टाइप के। कौन कौन से? ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड और मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज को कंटेन करते हैं, और ऐसी प्रॉपर्टी जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को एक्सप्लेन करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। क्लियर है सभी को? नहीं? अब आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोनों की दोनों, एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। दीज वैल्यूज डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? नहीं आई? तो ऐसे सिस्टम या ऐसी प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है? नहीं? सभी को समझ में आ गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्लियर है? मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी आर द एग्जांपल्स ऑफ किसके? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? आर दोस प्रॉपर्टीज व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, एंथैल्पी, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ किसके? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस पेपर में आती हैं। तो ये है हमारा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और ये सारी टर्म्स ऐसी हैं जो पेपर में आ सकती हैं, सभी को, मतलब कोई ना कोई इनमें से टपक सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस भी होती है, ठीक है। जैसे आप देखोगे सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? Adiabatic process are those processes in which there is no exchange of heat between system and surrounding. That means delta Q should be equal to 0. Q क्या होता है? Heat. Q क्या है? Heat. और डेल्टा क्या है? चेंज इन हीट। चेंज इन हीट मतलब एक्सचेंज ऑफ हीट। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज होती ही नहीं है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्या? एडियाबैटिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग आर कॉल्ड क्या? एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस? तो आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस आर दोस प्रोसेस इन विच there is exchange of heat between system and surrounding but at constant temperature. जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। हीट एक्सचेंज तो होगी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग आपस में हीट एक्सचेंज करेंगे, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक। आगे देखते हैं। तो ये हमारा हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस, ये हो गया हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। तीसरा होता है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस।
आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? तीसरा हमारे पास है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या चीज है? व्हाट डू वी मीन बाय आइसोकोरिक प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस आर दोज प्रोसेसेस in which there is exchange of heat between system and surrounding but at constant volume. That means there will be no change in volume. This is isochoric process. क्या बोलते हैं इसको? Isochoric process. क्लियर है सभी को? नहीं? उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। अब ये आइसोबारिक प्रोसेस क्या चीज है? What do we mean by isobaric process? तो the process in which there is exchange of heat between system and surrounding but at constant pressure. चेंज इन प्रेशर उसका कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं। इसके अलावा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस भी होते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस कौन से होते हैं? ऐसी प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे और वापस से टूट के रिएक्टेंट दे दे प्रोडक्ट, उनको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल कौन सी होती है? जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट तो बनाते हैं लेकिन प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट नहीं देते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल। तो इसके अलावा हमारे पास दो और है, एक है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो देते हैं और प्रोडक्ट उसी टाइम टूट के वापस से रिएक्टेंट दे देते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना देंगे, इसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। और दूसरा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होती है? जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो देते हैं, ठीक है, लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट देंगे लेकिन प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट नहीं देता, इसे हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये है हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। अब अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, आप देखेंगे यहां पे है इंटरनल एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनल। देखो इनके सिंबल्स का याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है न्यूमेरिकल्स के लिए। हम बात करने जा रहे हैं इंटरनल एनर्जी। इसको डिनोट करते हैं यू से। किससे? यू से। इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट किया जाता है। तो इंटरनल एनर्जी है क्या? इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन एनी काइंड ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में जितनी एनर्जीज होती हैं उन सभी एनर्जीज का जो सम होता है उस सम को क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि द सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन एनी काइंड ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में जितनी भी एनर्जीज होती हैं उन सब एनर्जीज का जो सम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। जैसे किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, सभी एनर्जीज का सम क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। और किससे डिनोट करते हैं? यू से। एक चीज और बतानी है इसमें, देखो मोड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? मोड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ऑफ एनर्जी मतलब इसका कि एनर्जी कितनी तरीके से ट्रांसफर की जा सकती है। दो फॉर्म होती है, पहला होता है हीट की फॉर्म में, हीट को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और दूसरा होता है हमारा वर्क डन, वर्क को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। अब इसमें भी दो चीजें होती हैं, हीट या तो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है या तो सिस्टम हीट रिलीज करता है। ठीक है, अगर हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम होता है, इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम हुआ, एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम हुआ, तो क्यू हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। बुक में न्यूमेरिकल है, वो इसी डेटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा, इफ हीट इज इवॉल्व्ड आउट बाय द सिस्टम देन क्यू इज नेगेटिव। अगर सिस्टम हीट रिलीज करेगा तो क्यू क्या होगा? नेगेटिव, और अगर एब्जॉर्ब करेगा तो क्यू क्या होगा? पॉजिटिव। इसी तरीके से वर्क डन का होता है, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, बाय द सिस्टम, तो W क्या होगा आपका? नेगेटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, ऑन द सिस्टम, तो W क्या होगा हमारा? पॉजिटिव। इन दो बातों का ध्यान रखना क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज होने वाली है। क्लियर है ये चीज? नहीं समझ में आ गया सभी को? ठीक, ये हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एंड एनर्जी कितने तरीकों से होती है? दो तरीकों से, हीट की फॉर्म में, वर्क की फॉर्म में। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्यू पॉजिटिव होगा, और अगर सिस्टम हीट रिलीज करेगा तो क्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद अगर सिस्टम वर्क करेगा
वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ तो W नेगेटिव होगा, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तो W पॉजिटिव होगा। क्लियर है सभी को? ठीक ही हो गया हमारा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट चेंजेस इट्स वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म। मतलब अगर आप इस लॉ को फॉलो करते हो तो ये कहता है फर्स्ट लॉ कि एनर्जी ना ही कभी बनाई जा सकती है और ना ही कभी डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ये बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? यहां पे हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है, ये भी पेपर में आया हुआ है कि राइट डाउन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कैसे होगा? सपोज करो आपके पास दो सिस्टम है, उनकी इंटरनल एनर्जीज हैं U1 और U2। ठीक है, Q वो हीट एब्सॉर्ब कर रहा है और W वो वर्क कर रहा है। तो हमारे पास हो गया U2 इज इक्वल टू कितना? U1 प्लस में Q प्लस W। और अगर मैं U2 माइनस U1 करूं तो ये हो जाएगा Q प्लस W। U2 माइनस U1 कितना हुआ? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ये रिलेशन हो गया हमारे पास। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। एक चीज और समझना है, देखो वर्क डन जो होता है वो होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये वर्क होता है। W इज इक्वल टू P इंटू V। ठीक है, अगर आप डेल्टा W लेते हो तो ये हो जाता है P डेल्टा V, और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो ये हमेशा कितना हो जाएगा? माइनस P डेल्टा V। याद रखना, ये कई एक्सप्रेशन में यूज होने वाली चीज है। क्लियर है? नहीं, और डेल्टा की जरूरत नहीं भी पड़ेगी, अगर आप डेल्टा नहीं भी लगाते ना यहाँ पे तो भी काम चल जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। क्लियर है सभी को? नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है जिसका नाम है एंथैल्पी। एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इससे रिलेट ही आप सारी चीजें चलेंगी। जैसे हमने पहला क्या, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी को मैंने क्या बताया, किससे डिनोट करते हैं? U से। अगला आ गया एंथैल्पी। एंथैल्पी को डिनोट करते हैं H से। किससे डिनोट करते हैं? H से। होता क्या वो समझना। एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी यानी कि U प्लस अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सिस्टम टू मेंटेन इट्स ऑन वॉल्यूम अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। H इज इक्वल टू U प्लस W। ठीक है, H क्या है? एंथैल्पी, U क्या है? इंटरनल एनर्जी, W क्या है? वर्क डन। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो प्लस, जैसे मैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए कोई काम करूंगा, वैसे कोई सिस्टम जो अपने वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए जब कोई काम करता है तो उस काम का और इंटरनल एनर्जी का जो सम होता है उस समीशन को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी and amount of work done by the system to maintain its own volume against constant pressure। ये रही इसकी डेफिनेशन। क्लियर है? अब देखो एंथैल्पी की ना अलग अलग फॉर्म होती है, जैसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये एंथैल्पीज की फॉर्म्स होती हैं, ये डेफिनेशंस है, इनमें से डेफिनेशंस पेपर में आती हैं। ठीक है, पहले जैसे मैं बात करता हूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, तो फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या चीज है? देखो डेफिनेशंस आप लोगों को खुद पढ़नी है, नोट्स में पूरी यहां लिखी हुई है। ठीक है, डेफिनेशंस पढ़नी है। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या चीज है कि इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ अ रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट। जब 1 मोल रिएक्टेंट का रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है उस टाइम जो चेंज इन एंथैल्पी होगी उसे हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और जब कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होती है और कोई 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का फॉर्म होता है अपने ही एलिमेंट से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे कार्बन प्लस या जैसे हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 ये गिव्स H2O। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? समझ में आई बात? नहीं आई? H2 प्लस हाफ O2 ये तुम्हारा H2O बना रहा है ना? तो यहाँ H2O जो बना है वो अपने ही एलिमेंट्स का यूज करके बना है। जैसे C प्लस O2 गिव्स CO2, यहाँ CO2 अपने ही एलिमेंट्स का यूज करके बना है। तो जब कोई प्रोडक्ट अपने ही एलिमेंट का यूज करके बनता है उस टाइम जो चेंज इन एंथैल्पी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो ऐसे ही सबकी डेफिनेशन दे रखी है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का मतलब क्या हुआ? सब्लिमेशन मींस क्या है? द प्रोसेस इन विच सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू गैस, है ना?
तो जब एक मोल सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होता है उस टाइम जो चेंज इन एंथैल्पी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अगला आता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या चीज है? इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ अ गैस। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, इसी तरीके से इनकी डेफिनेशंस है। ये डेफिनेशंस आप लोग देख सकते हैं नोट्स में, ये पूरा जो भी नोट्स होंगे, ठीक है, उसको मैं कहाँ बोलते हैं भाई? डिस्क्रिप्शन। हाँ, इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ठीक है, आप वहां से नोट्स इसके देख सकते हैं। ठीक है, आप बाकी देखेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। दीज ऑल आर द डेफिनेशंस, ठीक है, जो आपको पढ़नी है। इसमें एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको आप लोग डेफिनेशंस को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा आयुष? नहीं हो पाएगा? चलो अगला आगे देखते हैं। आगे आता है हमारे पास एक, अब यहां से ना देखो, इस चैप्टर में ना 3 डेरिवेशंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 डेरिवेशन। सबसे पहली तो ये, इसकी मैंने एक वीडियो वैसे डाल रखी है कि स्टार्टिंग फ्रॉम H इज इक्वल टू U प्लस W प्रूव दैट डेल्टा H इज इक्वल टू QP। पहली डेरिवेशन ये है, और ये तीन डेरिवेशन है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं जैसे कैसे होगा सॉल्यूशन। ध्यान देंगे, H इज इक्वल टू कितना हुआ? U प्लस W। ठीक है, तो डेल्टा H लेते हैं, तो डेल्टा H लेते हैं तो ये हो गया डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W कितना हो गया? प्रेशर इंटू वॉल्यूम। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस ये डेल्टा दोनों के साथ जाएगा, P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P। अब देखो, ये मैंने बताया था कि ये जो एंथैल्पी की प्रोसेस होती है ना, ये पूरी प्रोसेस होती है कांस्टेंट प्रेशर पे। कब होती है? कांस्टेंट प्रेशर पे। तो और इसका मतलब क्या है? चेंज इन प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर तो हो नहीं सकता, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा? 0। डेल्टा P की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो डेल्टा H इज इक्वल टू कितना हुआ? डेल्टा U प्लस कितना? P डेल्टा V। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब उसके बाद यहां तक क्लियर है? अभी मैंने पीछे एक रिलेशन आप लोगों को बताया था कि आप यहां देखो, डेल्टा U इज इक्वल टू कितना है? Q प्लस W, और W की वैल्यू कितनी है? माइनस P डेल्टा V। तो इस चीज का सॉरी ध्यान रखिएगा। तो डेल्टा U की जो वैल्यू हो गई वो हो गई Q प्लस W प्लस P डेल्टा V। डेल्टा H इज इक्वल टू Q, और W की वैल्यू कितनी थी? माइनस P डेल्टा V। मैं यहां लिख देता हूं, बिकॉज डेल्टा U इज इक्वल टू कितना होता है? Q प्लस W माइनस P डेल्टा V हो गया प्लस P डेल्टा V। मैं यहां पे भी लिख देता हूं, बिकॉज W इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस P डेल्टा V। इससे ये कैंसिल, तो डेल्टा H की वैल्यू कितनी हो गई? Q। अब क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, इसलिए डेल्टा H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? QP। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। ठीक, तो ये हमारे फर्स्ट डेरिवेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हमारी दूसरी डेरिवेशन आती है। दूसरी डेरिवेशन है कि डिराइव अ रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। ध्यान देंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा, H इज इक्वल टू U प्लस में W, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। सेम है वहां तक, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में डेल्टा W की जगह कितना आ गया? PV। ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P। ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V ये रहा, और ये क्योंकि प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। यहां भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, W इज इक्वल टू कितना होता है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और डेल्टा P की वैल्यू कितनी हो गई? 0। देखो क्यों हो रहा है 0, पता है? क्योंकि एंथैल्पी की जो प्रोसेस होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। कांस्टेंट मतलब एक जैसा प्रेशर, और डेल्टा P का मतलब है चेंज इन प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर इस प्रोसेस में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो ये हो गया डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस कितना? P डेल्टा V। क्लियर है? तक समझ में आई बात नहीं है? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम मानते हैं कंसीडर वी हैव टू गैसेस, कंसीडर वी हैव टू गैसेस, दो गैसेस है जिनके नंबर ऑफ मोल्स है Na एंड Nb, और वॉल्यूम कितने इनके? Va एंड Vb रिस्पेक्टिवली। तो देखो, आइडियल गैस इक्वेशन लेते हैं। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन,
फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इज इक्वल टू कितना होता है, एनआरटी होता है। आइडियल गैस इक्वेशन ये है ना हमारी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो अगर मैं पीवीबी लेता हूं तो ये हो जाएगा एनबीआरटी, और अगर मैं पीबीए लेता हूं तो ये जाएगा एनएआरटी। क्लियर है सभी को? इनको माइनस कर दो, पीबीबी माइनस पीवीए इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया एनबीआरटी माइनस एनएआरटी। अब यहां प्रेशर आपको कॉमन दिख रहा है, प्रेशर कॉमन ले लो, कितना बच गया, वीबी माइनस वीए इज इक्वल टू, यहां आरटी कॉमन ले लो तो ये बच गया एनबी माइनस एनए, और ये आ गया आरटी। तो ये हो गया पी डेल्टा वी, ये हो गया डेल्टा एन जी, और ये हो गया आरटी। अब ये जी क्यों आया मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। यहां तक क्लियर हो गया सभी को कि नहीं? ठीक। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी की वैल्यू कितनी निकली है, डेल्टा एन जी आर टी, ये यहां पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमारी फाइनल रिलेशन होती है। ठीक है, डेल्टा एच यहां पे क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा यू यहां पे क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आर होता है गैस कांस्टेंट, आर क्या है हमारा, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। लेकिन अगर आप किलो जूल में कन्वर्ट करते हो तो ये आ जाती है वैल्यू, किलो जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू होगी, टी पता है सभी को क्या है, टेम्परेचर। तो ये एक दूसरी डेरिवेशन हो गई जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सभी को? नहीं? ठीक है, अब अगली डेरिवेशन पे चलते हैं। अच्छा, मैं यहां पे एक चीज बताना भूल गया, डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी आप यहां देखो क्या दे रखा है, डेल्टा एनजी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, यानी जब आप कोई रिएक्शन लिखोगे तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट के गैस के सब्सटेंस होंगे उनके नंबर ऑफ मोल्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, गैस के जो रिएक्टेंट होंगे उनके नंबर ऑफ मोल्स इसमें से माइनस होंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये मेरे पास एक रिएक्शन दे रखी है, CaCO3 जो कि सॉलिड है, CaO जो कि सॉलिड है, और CO2 जो कि गैस है। ठीक है, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो गैस के प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स यहां कितने, 1, ये रहा 1, माइनस और कहीं है कुछ नहीं, तो जीरो रिएक्टेंट का हो गया। ठीक है, सेम अगला इसमें देखेंगे, ये तीनों ही गैस के हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट यानी कि 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो गैस के रिएक्टेंट कौन से, ये दोनों, तो एक इसका नंबर ऑफ मोल, 3 इसके नंबर ऑफ मोल, 1 प्लस 3, 2 माइनस 4 कितना हो गया, -2। क्लियर है सभी को? नहीं समझ में आया, नहीं आया? आगे सभी को? ठीक, तो इसके साथ ही मतलब हमारी दूसरी डेरिवेशन भी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ आता है जिसको बोलते हैं हैस लॉ। हैस लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टर्म है, एक लॉ है। ठीक है, हैस लॉ क्या बोलता है, व्हाट डू वी मीन बाय हैस लॉ? हैस लॉ ये बोलता है कि द एंथैल्पी चेंज ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, the enthalpy change of the universe will always remains constant, it does not matter how many steps it is taking for the completion। मतलब जो चेंज इन एंथैल्पी होती है रिएक्शन की वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो रिएक्शन कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। फॉर एग्जांपल सपोज करो A से B बन रहा है, ध्यान से समझना, A से B बनने में जो चेंज इन एंथैल्पी है वो है 100 किलो जूल, कितनी है, 100 किलो जूल। अब A से B बनने के बजाय पहले A से C बना, C बनने में जो चेंज इन एंथैल्पी थी वो है 50 किलो जूल, और C से D बना, इसकी जो चेंज इन एंथैल्पी है वो 25 किलो जूल। ठीक है, और फिर D से B बन रहा है, तो इस टाइम पे जो चेंज इन एंथैल्पी है वो भी 25 किलो जूल है। तो अगर डायरेक्ट बना तो डायरेक्ट में चेंज इन एंथैल्पी 100 किलो जूल है, और अगर ऐसे बनना है तो 50, 25 और 25, ये भी कितना, 100, यानी चेंज इन एंथैल्पी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। समझ में आ गई बात सभी को? नहीं है? क्लियर है? तो ये है हमारा हैस लॉ कि द एंथैल्पी चेंज ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी स्टेप्स इट इज टेकिंग फॉर द कंप्लीशन। क्लियर है? नहीं? ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे आता है हमारे पास हीट कैपेसिटी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हीट कैपेसिटी, इसके बारे में भी बात करते हैं। हीट कैपेसिटी होता है सी, किससे डिनोट करते हैं, सी से। ठीक है,
तो होता क्या है, ध्यान से समझना, हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है, दैट हीट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ठीक है, सी से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है हमारे पास Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू सी, Q यहां पे हीट होती है, ये हीट है, C क्या है, हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर समझ में आया सभी को, नहीं आया? ये हो गई हीट कैपेसिटी, क्लियर है? ठीक है, और एक चीज और समझना कि जैसे हीट कैपेसिटी की अगर बात करोगे तो इसमें दो चीजें होती हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी है, ठीक है, तो ये तो रिलेशन है। अगर यहां पे तुम QP लेते हो, QP इज इक्वल टू होता है CP डेल्टा टी, और मैंने अभी अभी प्रूव करवाया था कि QP के इक्वल में क्या होता है, डेल्टा H। QP यहां पे है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CP है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी तरीके से QV लेते हैं तो हो जाएगा CV डेल्टा T। QV का मतलब है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और CV का मतलब है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये होता है डेल्टा U। ये दोनों चीजें याद रखना क्योंकि ये आगे यूज होने वाली है। तो हीट कैपेसिटी क्लियर हो गया। अगला आता है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या चीज है? हीट कैपेसिटी मैंने क्या बताया कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, हीट चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? हीट कैपेसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, दैट इज हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T। ठीक है, Q यहां पे हीट है, M है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, C हीट कैपेसिटी, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। और उसके बाद आता है हमारे पास अगला मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। अभी मोलर हीट कैपेसिटी क्या चीज है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू N इंटू C इंटू डेल्टा T। N यहां पे नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू C इंटू डेल्टा T। ये रिलेशन है हमारी, समझ में आगे बात सभी को नहीं है? क्लियर है? ठीक है, ये हो गया हीट कैपेसिटी। क्लियर है सभी को? ठीक, अब इसकी एक डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली, रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। CP और CV में क्या रिलेशन है? CP मैंने क्या बताया, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। CV मैंने क्या बताया, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो, अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि Q इज इक्वल टू कितना होता है, C डेल्टा T। Q इज इक्वल टू कितना बताया, C डेल्टा T। अगर QP लेते हो तो हो जाएगा CP डेल्टा T, और ये किसके इक्वल में होगा, डेल्टा H के। अगर तुम QV लेते हो तो हो जाएगा CV डेल्टा T, और ये होगा डेल्टा U के इक्वल। ठीक है, दो वैल्यूज होती है हमारे पास। अब एज हमें पता है कि H इज इक्वल टू कितना होता है, U प्लस W। कितना होता है, U प्लस W। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W की जगह कितना जाएगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ये मान लो पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन
PV is equal to nRT, PV is equal to nRT। तो PV is equal to अगर nRT होगा तो ये तुम्हारे पास हो गया 4 1 mole of a gas, 1 mole of a gas n is equal to कितना हो गया 1, तो PV is equal to कितना हो गया 1 into में RT। तो ये कितना हो गया PV is equal to RT। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है सभी को? नहीं आगे सभी को समझ में? इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस PV की जगह कितना आ जाएगा RT, डेल्टा RT। डेल्टा H की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रही CP डेल्टा T। डेल्टा U की वैल्यू कितनी है CV डेल्टा T प्लस R तो कांस्टेंट है, ये तो कुछ हो नहीं सकता, R को बाहर निकालो डेल्टा T हो गया, ये हो गया CP डेल्टा T माइनस CV डेल्टा T इज इक्वल टू R डेल्टा T। डेल्टा T कॉमन ले लो, इज इक्वल टू कितना R डेल्टा T, इससे ये कैंसिल, CP माइनस CV इज इक्वल टू R इज द फाइनल रिलेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो हमारी 3 डेरिवेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो डेल्टा H इज इक्वल टू QP, एक रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U, दूसरा CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ठीक है, ये तीनों ही डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात। जीरोथ लॉ बहुत ही सिंपल है। अगर मान लो तुम्हारे पास 3 बॉडीज हैं, पहली बॉडी और दूसरी बॉडी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में दोनों इक्विलिब्रियम में है, पहली बॉडी दूसरी बॉडी के इक्विलिब्रियम में और दूसरी बॉडी तीसरी बॉडी के इक्विलिब्रियम में, तो अल्टीमेटली पहली और तीसरी बॉडी भी क्या होंगी, इक्विलिब्रियम में होंगी। इसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक आता है स्पॉन्टेनिटी एंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखो स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है। स्पॉन्टेनिटी इज द प्रोसेस इन विच एनी रिएक्शन विल इनिशिएट बाय इटसेल्फ एंड कंप्लीट इन अ गिवन पर्टिकुलर डायरेक्शन। कोई भी रिएक्शन अपने आप स्टार्ट होती है और किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंप्लीट हो। दैट मींस कि आइदर इट विल बी कंप्लीटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इट विल बी कंप्लीटेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में कंप्लीट होगी। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनिटी। क्या बोलते हैं इसको, स्पॉन्टेनिटी। एंड द रिएक्शन विच आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या बोलते हैं उनको, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहां पे एक और हमारे पास टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी, एंट्रोपी को डिनोट करते हैं एस से। एंट्रोपी क्या चीज है, एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और इरेगुलरिटी ऑफ पार्टिकल। एंट्रोपी का मतलब क्या है कि पार्टिकल कितने इरेगुलर है, कितने ज्यादा रैंडमनेस है, मतलब पार्टिकल्स इधर उधर भाग रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। एंट्रोपी इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और इरेगुलरिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, हायर द डिसऑर्डरनेस हायर विल बी एंट्रोपी। इसी वजह से जो गैसेस होती हैं उनकी एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, क्योंकि उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है नहीं, पार्टिकल्स इधर उधर भागते रहते हैं, डिसऑर्डरनेस ज्यादा है। ठीक है, और अगर वही तुम्हारे पास कोई सॉलिड है तो उसकी एंट्रोपी कम होगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स अरेंज होंगे अरेंज मैनर में। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी। जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस उतना ज्यादा एंट्रोपी। ठीक, और परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनकी एंट्रोपी हमेशा 0 होती है। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑलवेज टेकन एज 0। ठीक है, तो ये हो गया एंट्रोपी। ठीक है, अब जैसे एंथैल्पी की डेफिनेशन थी, सेम उसी तरीके से एंट्रोपी की भी डेफिनेशन है। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, तो इट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। ठीक है, दिस इज एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, it is defined as the change in entropy when 1 mole of a solid gets converted into 1 mole of a gas। ठीक है, समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं? तो ये एंट्रोपी, और इसी तरीके से एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, मतलब एक चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दिस इज एंट्रोपी। क्लियर है पूरा यहां तक? ठीक, आगे देखते हैं।
अगला आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑलवेज टेकन एज जीरो। चेंज इन एंट्रोपी एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। समझ में आई बात या नहीं है? क्लियर है नहीं? हाँ ठीक, ये हो गया हमारा। अब यहां पे एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी को डिनोट करते हैं जी से। ये क्या चीज है, अब इसके बारे में समझते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द हेल्पफुल एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज द हेल्पफुल एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड टू एनी सिस्टम टू डू सम यूजफुल वर्क फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। देखो कई ऐसी रिएक्शन होती हैं या कई ऐसी प्रोसेस होती है जो अपने आप इनिशिएट नहीं होती, ठीक है? तो अगर वो इनिशिएट करवाना चाहते हो तो उनको थोड़ी सी हेल्पफुल एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है? हेल्पफुल एनर्जी चाहिए उनको। तो वो हेल्पफुल एनर्जी जो किसी भी सिस्टम को प्रोवाइड करवाया जाए फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, उस हेल्पफुल एनर्जी को क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। इसको डिनोट करते हैं किससे? जी से। तो जी इज इक्वल टू होता है एच माइनस टी एस। अगर आप चेंज लेते हो तो डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये रिलेशन होती है हमारे पास। और एक चीज और समझना, अगर कहीं पे भी तुम्हारे पास नॉट आ गया ना तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या होता है? स्टैंडर्ड। तो डेल्टा जी नॉट होता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। इसी तरीके से जैसे हमने वो रिलेशन अभी डिराइव करी थी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये करी थी ना हमने अभी पीछे। तो यहां पे डेल्टा एच नॉट आ जाएगा, तो यहां डेल्टा यू नॉट आ जाएगा प्लस डेल्टा एन जी आर टी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? ठीक है, नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन। क्लियर है? अगर मान लो कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में हो रही है, इक्विलिब्रियम मतलब जब उनका टेम्परेचर इक्वल लेवल पे आ गया, यानी एंट्रोपी भी चेंज नहीं हो रही, एंथैल्पी भी चेंज नहीं हो रही, उस कंडीशन में इन केस ऑफ एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है? जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा, ये डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो गया। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू कितना हो गया? टी डेल्टा एस हो गया खत्म। ठीक है, याद रखना। दूसरी बात, कई बार पूछते हैं कि बताओ ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो आपको डेल्टा जी कैलकुलेट करना होता है। अगर डेल्टा जी तुम्हारा नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन तुम्हारी क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी तुम्हारा पॉजिटिव आ गया तो प्रोसेस क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? ठीक है, तो ये है हमारा स्टैंडर्ड गिब्स मतलब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। उसके बाद कुछ ऐसे रिलेशन दे रखे हैं जो कि न्यूमेरिकली यूज होने वाले इस एक्सरसाइज में। उनमें से एक रिलेशन यह है कि डेल्टा जी नॉट या जी भी हो सकता है इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। यहां के सी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, उसके अलावा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। न्यूमेरिकल में यूज होगा। सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उस प्रोसेस की एंट्रोपी जो है वो हमेशा इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि अगर दो बॉडी इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर में, पहली दूसरी बॉडी इक्विलिब्रियम में और दूसरी तीसरी बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो अल्टीमेटली पहली और तीसरी भी इक्विलिब्रियम में होगी। जीरोथ लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट चेंज इट्स वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म। सेकेंड लॉ ये बोलता है कि अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम या यूनिवर्स विल ऑलवेज रिमेन्स इंक्रीजिंग। ठीक है, और थर्ड लॉ क्या बोलता है कि द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज टेकन एज जीरो। ठीक है, तो ये हमारे लॉज हैं इसके। बाकी ये कुछ डेफिनेशन है, स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन, स्टेट ऑफ द सिस्टम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, मतलब अब हमारा इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमने इसकी थ्योरी कर ली है। एक नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो पूरे चैप्टर के नोट्स होंगे हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग देख लेना। ठीक है, यहां से आप लोग देख सकते हो और इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें कोई दूसरा चैप्टर मैं कंप्लीट कराऊंगा वन शॉट वीडियो के साथ। न्यूमेरिकल्स इसके साथ के बाद में करा दूंगा। ठीक है आपको? ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।